अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आर्मी चीफ और फौजी क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात लगाने और उन पर कड़ी तनकीद करते हुए सोशल मीडिया पर कैंपेन चलवाने के बाद इमरान खान अब उन्हीं से मुज़ाकरात के लिए एक के बाद एक पैगाम भिजवा रहे हैं और फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। और साथ ही उन्होंने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत कर दी है कि फ़ौज और PTI के दरमियान बदएतमादी और टकराव को ख़त्म करने के लिए काम करें, मगर ये वाज़ेह रहे कि इमरान खान पहली दफ़ा फ़ौज से मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इज़हार नहीं कर रहे हैं। वो पहले भी कई दफ़ा इस ख्वाहिश का इज़हार कर चुके हैं और इसका फ़ौजी क़यादत की तरफ से वाज़ेह और सख्त शराइत पर मबनी जवाब भी सामने आ चुका है, जिसे आपके सामने रखेंगे। जबकि हुकूमत और अदलिया के दरमियान मुहाज़राई भी बढ़ने जा रही है। आज हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तनाजुर में एक अहम बिल कौमी असम्बली में पेश किया है और इसके ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोकने की कोशिश की जा सकती है। मगर बात करेंगे आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के दौरान इमरान खान की सहाफ़ियों से की गई गुफ्तगू की। आज समाअत के दौरान नैब के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया, जबकि वकलाए सफाई ने नैब के एक और गवाह डिप्टी डायरेक्टर नैब पर जिरा मुकम्मल कर ली, जिसके बाद केस में मजमूई तौर पर 35 गवाहान पर जिरा मुकम्मल हो गई और फिर समाअत 3 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। इमरान खान और बुशरा बीबी को जेल के कमरा अदालत में पेश किया गया। इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। हमने फ़ौज पर इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि सिर्फ तनकीद की है। जिस पर सहाफ़ी ने पूछा कि आप फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाते हैं और उन्हीं से मुज़ाकरात भी चाहते हैं, सियासी जमातों से मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि SIFC क्या है, मोहसिन नकवी कौन है, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है, मोहसिन नकवी इन्हीं का तो नुमाइंदा है, वो यहाँ इन्हीं के ज़रिए पहुँचा है। तो इस पर सहाफ़ी ने पूछा कि अगर वहाँ से मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया जाए तो क्या आप मुज़ाकरात करेंगे? तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मोहसिन नकवी से कभी बात नहीं करूँगा, उसने IG पंजाब के साथ मिलकर हम पर जुल्म किया। इमरान खान ने मज़ीद कहा कि मरियम नवाज़ फाशिस्ट है, मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगवा किया गया तो उसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दुरुस्त करार दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक से गुजारिश है कि मेरे मुकदमात से अलग हो जाएं, हाई कोर्ट में और भी जजेस हैं, किसी और को केसेस दे दें। 9 मई में PTI का कोई बंदा मुलविस है तो उसे ज़रूर सज़ा दें। हुकूमत का एक ही मकसद है कि PTI और फ़ौज को लड़वा कर हमारी जमात ख़त्म करवा दें। इमरान खान तहरीक इंसाफ और फौजी क़यादत के दरमियान बदएतमादी का खात्मा चाहते हैं ताकि मुज़ाकरात के लिए फ़िज़ा कायम हो सके और फिर इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत की हिमायत से पीछे हट जाए और तहरीक इंसाफ के लिए इक़्तिदार में आने या नए इलेक्शन की राह हमवार हो जाए। इस मकसद के लिए इमरान खान गुज़िश्ता कुछ दिन से बराह रास्त फौजी क़यादत को पैगामात भी भेज रहे हैं और उन्हें मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उनके रवैये में ये एक मस्बत तब्दीली आई है, मगर इस वक्त तो फौजी क़यादत की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया। लेकिन अब से तकरीबन 3 महीने पहले 7 मई को DGISPR ने PTI से मुज़ाकरात से मुतालिक वाज़ेह किया था कि कोई सियासी टोला अपनी फ़ौज पर हमला आवर हो तो उससे बातचीत नहीं हो सकती, बशर्ते कि कौम के सामने सिद्क़ दिल से माफ़ी मांगे। तासुर दिया जाता है कि डील हो गई और ओहदेदारों के नाम भी बताए जाते हैं कि फलां पहुंच गया मुज़ाकरात के लिए। आप आज खुलकर अगर ये बता सके हमें अनएम्बिगुअस टर्म्स में कि क्या कोई डील हो रही है, कोई ढील है, और अगर नहीं है तो काउंटर क्यों नहीं किया गया? अगर कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर और कोई सियासी टोला अपनी फौज पे हमलावर हो, किसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, तो उससे कोई बातचीत नहीं करेगा। आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती, हम नहीं कर सकते। ऐसे सियासी इंतशारी टोले के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांगे कौम के सामने और ये वादा करे कि वो नफ़रत की सियासत को छोड़ के तामीरी सियासत में हिस्सा लेगा। और वैसे भी जो बातचीत है वो सियासी पार्टीज़ को आपस में ज़ेब देती है, इसमें फ़ौज या इदारे बिल्कुल मुनासिब नहीं कि बातचीत में आए। फ़ौज का ये मौक़िफ़ है और दूसरी तरफ इमरान खान तहरीक इंसाफ और फ़ौज के दरमियान बदएतमादी का खात्मा चाहते हैं, जिसके लिए ना सिर्फ खुद बराह रास्त पैगामात भेज रहे हैं बल्कि अपनी पार्टी को भी हिदायत कर दी है कि फ़ौज के साथ मिसट्रस्ट यानी बदएतमादी को ख़त्म किया जाए। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक PTI के ज़राए दावा कर रहे हैं कि इमरान खान तहरीक इंसाफ और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बदएतमादी और टकराव का खात्मा चाहते हैं, जिस पर काम करने के लिए इमरान खान ने कुछ अहम पार्टी रहनुमाओं को इजाज़त दे दी है। जब इस हवाले से PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान से रब्ता किया गया तो उन्होंने इस बात की तरदीद नहीं की, बल्कि बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि यह पाकिस्तान PTI और फ़ौज के बेहतरीन मफाद में है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान गलतफहमी, बदएतमादी और टकराव की फ़िज़ा को ख़त्म किया जाए।
खबर के मुताबिक पीटीआई के जराये ने कहा है कि बैरिस्टर गौहर खान समेत कुछ पार्टी रहनुमा पीटीआई और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए हर मुमकिन इम्कान का जायजा ले रहे हैं। खबर के मुताबिक पार्टी के समझदार हल्के पीटीआई के सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना किरदार से परेशान हैं और अंदरूनी खाना वो इस बात से इत्तफाक करते हैं कि पार्टी के सोशल मीडिया ने पीटीआई और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ और कशीदगी पैदा की है। खबर के मुताबिक पीटीआई के कुछ रहनुमाओं की शदीद ख्वाहिश है कि पार्टी और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान एतमाद साजी के इकदाम शुरू किए जाएँ। पीटीआई के एक अहम रहनुमा का कहना था कि हमें अपनी मौजूदा पोजीशन से पीछे हटना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 2 साल में पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो कुछ हुआ है, बैरिस्टर गौहर खान और कुछ दूसरे रहनुमा उसे रिवर्स करने के एजेंडे को जारहाना अंदाज में आगे बढ़ा रहे हैं। एक जराये ने कहा कि हम दोनों के दरमियान बदएतमादी का खात्मा चाहते हैं। खबर के मुताबिक पीटीआई और फौजी एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के ख्वाहिशमंद पार्टी रहनुमाओं के लिए ये अब भी एक चैलेंज है कि पार्टी के सोशल मीडिया को जल्दी पर तेल डालने से कैसे कंट्रोल किया जाए। खबर के मुताबिक ये बात तस्लीम की जाती है कि पाकिस्तान से बाहर बैठे कुछ लोग अपनी गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज सोशल मीडिया पोस्ट से पीटीआई और इमरान खान दोनों को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर सोशल मीडिया के किरदार पर इख्तलाफ पाया जाता है और इसे फौज के साथ मिसट्रस्ट का असल जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। खुद तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन 22 जुलाई से पार्टी के सोशल मीडिया की वजह से गिरफ्तार हैं। उन पर सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ मुहिम की सरबराही करने के इल्जामात लगाए गए हैं और पीका एक्ट के तहत उन पर मुकदमा दर्ज है और आज भी अदालत ने रऊफ हसन को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। हालांकि वो खुद एतराफ़ कर चुके हैं, खुद बता चुके हैं कि सोशल मीडिया उनके भी कंट्रोल में नहीं है बल्कि उसके सरबराह अमेरिका से ऑपरेट कर रहे हैं। आज वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अचानक फ़ौज को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं और नुमाइंदा मुकर्रर करने का कह रहे हैं। इसकी वजह यह भी है कि इमरान खान को पता है कि उनका सोशल मीडिया सेल पकड़ा गया है जिनके ताने बाने बाहर से मिलते हैं। इस हवाले से पहले बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार से जो आज अडियाला जेल में मौजूद थे। इमरान खान से उन्होंने बात भी की। शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है मुसलसल पेशियों में आपने इमरान खान साहब से सवालात किए हैं, उनसे बातें की हैं, उनका रवैया नोट किया है। अब जो वो बयानात दे रहे हैं, ज़ाहिर है बयानात के अल्फाज अलग हैं, मगर क्या आपको उनके लबो लहजे में, रवैये में कोई तब्दीली नज़र आ रही है? इमरान खान जो बात कर रहे हैं उसमें तब्दीली दिख रही है या एक कंसिस्टेंट मौक़िफ़ ही है थोड़े बहुत अल्फाज के बदलाव के साथ? शाहजेब, अडियाला जेल से इमरान खान ने आज तक जितनी भी गुफ्तगू की है या जितने भी बयानात दिए हैं उसमें पहले के मुकाबले में अब उनके मौक़िफ़ में वाज़े डिफरेंस आपको नज़र आएगा। पहले वो कहते थे कि मैं मुज़ाकरात क्यों करूं, मेरी मजबूरी नहीं है। उसके बाद एक मौके पर उन्होंने कहा कि मैं मुज़ाकरात चाहता हूं लेकिन दूसरी तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने एक मुज़ाकराती कमेटी भी तश्कील दी, आपको याद होगा, उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शिबली फराज और उमर अयूब शामिल थे। उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद जब 8 फरवरी के इंतखाबात हुए, उन्होंने कहा कि अब मुज़ाकरात का वक्त जो है वो गुजर गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात मैंने पहले भी किए थे जनरल बाजवा से, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। लेकिन गुज़श्ता जो 2-3 समातों से उन्होंने गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ को पैगामात भी भिजवाए कि आप न्यूट्रल हो जाएं, और ये भी उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी हमारे और फ़ौज के दरमियान लड़ाई कराना चाहती है। उसके बाद उन्होंने GHQ के सामने एहतजाजी कॉल का एडमिशन भी किया। आज उन्होंने बाकायदा तौर पर इस बात की ख्वाहिश का इज़हार किया कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं और फ़ौज से मुज़ाकरात चाहते हैं, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे और हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। इस पर उनसे सवाल हुआ कि आप फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाते रहे, आप फ़ौज के बजाय सियासी जमातों से मुज़ाकरात क्यों नहीं करना चाहते? उस पर इमरान खान ने कहा कि जो मौजूदा हुकूमत है इसकी कोई साख नहीं है। SIFC जो है वो क्या है, मोहसिन नकवी कौन है, जो इस वक्त एक्चुअल मुल्क चला रहे हैं, उनके साथ बात होगी। मोहसिन नकवी किन का नुमाइंदा है? उस पर उनसे दोबारा सवाल हुआ कि अगर आप कह रहे हैं कि फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, अगर इन केस फ़ौज ने कल मोहसिन नकवी को ही अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया तो क्या आप उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे? उस पर उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत मोहसिन नकवी से मुज़ाकरात नहीं करूँगा। उसने हमारी पार्टी को IG पंजाब के साथ मिल के हमारी पार्टी पर जुल्म ढाए हैं और उसके साथ किसी सूरत हम
बात नहीं करेंगे। हुकूमत के बारे में तो वो मुसलसल कह रहे हैं कि हम ये मगर और जो सोशल मीडिया है, अब ज़ाहिर पार्टी के अंदर जो मामलात हैं उस पर अज़हर अब्बासी साहब ने रिपोर्ट किया कि बड़ा अदम इत्मीनान पाया जाता है। रऊफ हसन साहब भी भुगत रहे हैं, हालांकि वो तो बता चुके हैं कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। इमरान खान मुकम्मल ओनरशिप लेते हैं सोशल मीडिया की, या वो भी खुद समझ रहे हैं कहीं ना कहीं के ज्यादती हो गई है? क्योंकि जितनी भी पोस्ट हुई है वो तो अभी तक इमरान खान साहब के अपने अकाउंट पर भी और पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट पर भी मौजूद हैं। इमरान खान क्या सोचते हैं? नहीं, उन्होंने हमेशा अपनी सोशल मीडिया टीम को हमेशा डिफेंड किया है और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये अवामी प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर जो तनकीद होती है उसको दहशतगर्दी के साथ ना जोड़ा जाए। आज उन्होंने ये भी बात की कि जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने मुझे टेरियान केस में फंसाने की कोशिश की और जो मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया गया था उसको उन्होंने दुरुस्त करार दिया। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो मेरे केसेस से अलहदा हो जाएं और मेरे और मेरी एहलिया के जितने भी केसेस हैं वो क्यों उन केसेस में बैठते हैं। बहुत शुक्रिया। बिडारी हवाले से तफसीलात बता रहे थे। दूसरी जानिब हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट में मुहाजराई बढ़ती दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को 39 अरकान कौमी असम्बली को तहरीक इंसाफ के अरकान करार दिया था और 41 अरकान को 15 दिन में पार्टी वाबस्तगी का बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा कराने का वक्त दिया था और फिर इलेक्शन कमीशन को पार्टी कंफर्मेशन लेने के लिए शेड्यूल जारी किया था। फिर इलेक्शन कमीशन ने 39 अरकान असम्बली का तो नोटिफिकेशन जारी कर दिया, मगर 41 अरकान से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख दिया और रहनुमाई मांगी कि तहरीक इंसाफ की पार्टी तंजीम मौजूद नहीं है तो पार्टी की वाबस्तगी कौन कन्फर्म करेगा। मगर इस पर सुप्रीम कोर्ट की किसी हिदायत से पहले ही हुकूमत ने आज कौमी असम्बली में एक बिल पेश किया है जिसे इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 का नाम दिया गया है। बिल के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में 2 तरमीम की जा रही हैं। पहली तरमीम इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 66 में मुतारिफ कराई गई है, जिसके मुताबिक अगर एक उम्मीदवार ने इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट से पहले रिटर्निंग अफसर के सामने सियासी जमात से वाबस्तगी का डिक्लेरेशन जमा नहीं करवाया, जिसमें सियासी जमात ने सर्टिफिकेट यानी टिकट के जरिए यह तस्दीक की हो कि वो इस जमात का उम्मीदवार है, तो उसे किसी सियासी जमात का नहीं बल्कि आज़ाद उम्मीदवार तस्वुर किया जाएगा। मजीद ये है कि अगर आज़ाद उम्मीदवार बाद के किसी मरहले में ऐसा बयान हल्फी जमा करा दे कि उसने सियासी जमात के उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा था, तो तब भी उसे सियासी जमात का उम्मीदवार नहीं समझा जाएगा। इसके अलावा तरमीमी बिल इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 में तरमीम की गई है और लिखा गया है कि अगर कोई सियासी जमात मखसूस नशिस्तों के लिए मुख्तस दौरानिये में फहरिस्त जमा कराने में नाकाम होती है तो बाद के मरहले में वो मखसूस नशिस्तों के लिए अहल नहीं होगी। इसके अलावा सेक्शन 104 में एक और क्लॉज का इजाफा किया गया है जिसके मुताबिक आज़ाद रुकन की तरफ से किसी सियासी जमात में शामिल होने की आमादगी दोबारा तब्दील नहीं होगी, चाहे इस हवाले से इस एक्ट के अंदर कोई चीज़ मौजूद है या किसी और कानून में कोई चीज़ हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और किसी भी अदालत के फैसले के अंदर ऐसी कोई चीज़ मौजूद हो। किसी आज़ाद मुंतखब रुकन की जानिब से आइन के आर्टिकल 51 की शिक 6 और आर्टिकल 106 की शिक 3 के मायनों में एक दफ़ा किसी सियासी जमात में शमूलियत के लिए दी गई रजामंदी दोबारा तब्दील नहीं हो सकती। अब ये तरमीमी बिल वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद रोकने के लिए हुकूमत की हिकमत अमली हो सकती है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब मौजूद हैं। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एकदम इमरान खान साहब ने पोजीशन बदली है, पहले बहुत ही कंसिस्टेंट उनकी पोजीशन थी, मगर बदली इस तरीके से है कि पहले ज़ाहिर है वो 9 मई के हवाले से बयान देते हैं, फिर मुज़ाकरात की बात करते हैं और आज ये कहते हैं कि हम अपना नुमाइंदा मुकर्रर करने को तैयार हैं, फौज भी अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात करेंगे। आपको लग रहा है ये सब एक तरफा ही हो रहा है कि इमरान खान साहब की तरफ से बयान आ रहे हैं या कहीं ना कहीं बैकडोर कुछ ना कुछ हो रहा है जिसकी वजह से और जिसकी मुज़ाकरात का माहौल साजगार करने की वजह से इमरान खान साहब बयान दे रहे हैं? शाहजेब साहब, वो जो कंसिस्टेंसी है ना इमरान खान साहब, द ओनली थिंग कंसिस्टेंट अबाउट हिम इज हिज इनकंसिस्टेंसी। उनकी इनकंसिस्टेंसी के अलावा, उनके यू टर्न्स के अलावा, उनका एक बयान देकर उस पर वापस फिर जाने के अलावा उनकी शख्सियत में कोई चीज जो है वो ऐसी नहीं है जो कंसिस्टेंट हो। तो देखिए, बात ये है कि कहा गया कि इदारा क्योंकि न्यूट्रल हो रहा है, तो कहा गया न्यूट्रल तो जानवर होता है, न्यूट्रल तो कोई चीज नहीं होती, या आप हक के साथ हैं या बातिल के साथ हैं, अपने आप को हक गर्दाना गया। और देखिए ये क्या कोशिश है कि फौज को सियासत के अंदर लाया जाए या उनको कहा जाए कि जी आप जो है वो हमारी हिमायत करें। मैं ये समझता हूं कि एक तरफ आप ये इतराफ करते हैं कि 9 मई के हमले जो है उस हवाले से मैंने कहा था GHQ जाओ, या मैंने पुरअमन एहतजाज का कहा था, ग्रांटेड ठीक है आपने कहा होगा, मगर आपकी तीनों बहनें कोर कमांडर हाउस के बाहर क्या कर रही थी? आपका भांजा वर्दी की बेहुरमती क्यों कर रहा था?
आपके लोग जो है वो शोहदा की यादगारों को मतमार क्यों कर रहे थे? आपने जितने साल लगा के जहन साजी की लोगों की और लोगों के जहनों को जहर आलूद किया, कौमी सलामती को दाव पर लगाया, तो ये जो तरला मिन्नत की कोशिश है, मैं ये समझता हूं कि जो इनका सोशल मीडिया का सेल पकड़ा गया है और इनके लोग पकड़े गए हैं, वहां से इक्विपमेंट मिला है, ये तहकीकाती इदारे बेहतर बता सकते हैं, FIA और पुलिस तहकीक कर रही है। गालिबन तो मवाद ऐसा निकला है कि ये अब तरला मिन्नत करने पर मजबूर हो गए हैं। और मैं आज भी देखिए कि स्टेटमेंट में कि जी बिगड़ा हुआ बच्चा हो तो ये बात वहां पे की गई कि जी फिर उससे तो सुधारना पड़ता है, फलां करना पड़ता है। तो ये यकतरफा एक ख्वाहिश है, यकतरफा एक कोशिश है, मगर ये इनकंसिस्टेंट है क्योंकि ये अभी भी 9 मई पर जो इनका स्टांस है वो कभी एक स्टांस आता है, कभी दूसरा स्टांस आता है। तो मैं समझता हूं कि आज जरा फ्लेक्सिबिलिटी इसमें भी है। जरा वो 9 मई के हवाले से जाएं, उन्होंने ये माना कि GHQ के बाहर मैंने कहा था एहतजाज का, मगर साथ में ये भी कहते हैं कि वायलेंस इसलिए हुआ क्योंकि पहले से इन्होंने प्लान कर लिया था कि वायलेंस होगा, इसकी जिम्मेदारी वो इस्टेब्लिशमेंट पर ही डाल रहे हैं। मगर अब ये भी कह रहे हैं कि 9 मई में अगर PTI का कोई भी बंदा मुलविस है तो उसे ज़रूर सज़ा दें। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई मुलविस है तो सज़ा दें, मगर साथ में कह रहे हैं कि हुकूमत का एक ही मकसद है कि PTI और फ़ौज को लड़वा कर हमारी जमात ख़त्म करवा दें। तो आपको इनके जो हालिया इकदाम थे जिसमें आप पाबंदी का ऐलान कर रहे थे, ये उसकी वजह से ये रिएक्शन आ रहा है या आप जो सोशल मीडिया वाली बात कर रहे हैं? क्योंकि रऊफ हसन साहब से किसी को क्या मिल जाना है, वो तो पहले ही खुद कह चुके कि अमेरिका से ऑपरेट होता है सारा का सारा मामला। तो देखिए, मैं ये समझता हूं कि बात ये है कि 9 मई के हमलों के हवाले से एक बाकायदा इजलास मुनक्कद हुआ और वो इजलास किसने मुनक्कद किया? आपके सामने है कि शफकत महमूद साहब ने, शमसाम बुखारी साहब ने कहा कि जी हमने वहां इख्तिलाफ राय किया था कि ये 9 मई वाले हमले नहीं होने चाहिए। अब जो लोग हैं उनको किसने भेजा था? क्या उन्होंने एकतरफा तौर पे फैसला किया कि वहां चले जाओ और फिर ये बयानियां कि जी हमें रोका नहीं गया, हमें वहां पे जो है वो मजामत हमारे खिलाफ नहीं की गई? ये तो चाहते थे लाशें गिरें और पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टेबलाइज हो और एक कियोस फैल जाए और एक एनार्की की सूरत हाल हो। तो मैं तो नहीं समझता, 9 मई के हवाले से भी उनकी वही पॉलिसी है जो पहले थी और आज भी जो उन्होंने मीडिया से बात की है। मगर साहब, जो आप बातें कर रहे हैं और जो इमरान खान साहब की पॉलिसी आप बात कर रहे हैं, क्या फौज भी इस वक्त ऐसा ही सोच रही है? उनकी भी यही पॉलिसी है जो 9 मई के बाद थी आज, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बर्फ पिघली है जो इमरान खान बैक टू बैक बयान दे रहे हैं और माहौल साजगार कर रहे हैं? देखिए, ये तो वो बेहतर बता सकेंगे और DG ISPR बेहतर बता सकेंगे, मगर मैं ये समझता हूं कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसी सियासी जमात जो 9 मई के हमले भी करे, जो IMF को लेटर लिखे, मुल्क को डिफॉल्ट करवाने की कोशिश करे, साइफर पे झूठा बयानियां घड़े और कहे कि हमने इसके साथ खेलना है, और उसके बाद शोहदा की यादगारों को मस्मार करे, आर्मी चीफ के खिलाफ, फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पे मुनज़्ज़म कैंपेन चलाए और ये कहानी शुरू होती है मैं छोड़ूंगा नहीं, और अब आके कहते हैं प्लीज हमसे बात कर लो। तो मैं ये समझता हूं कि ये एक दोहरा मयार है बानी चेयरमैन PTI का, मुनाफिकाना सियासत है और ये यकतरफा एक कोशिश है कि मैं किसी तरीके से किसी से कोई बातचीत कर लूं जिसका इम्कान मुझे नजर नहीं आता। अच्छा, मगर जब उनसे कहा गया कि आप सियासी जमातों से मुज़ाकरात क्यों नहीं करते, एक साफ़ी ने उनसे कहा तो उन्होंने कहा कि SIFC क्या है, मोहसिन नकवी कौन है, मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ है, मोहसिन नकवी इन्हीं का तो नुमाइंदा है। तो वो वाजे कर रहे हैं कि जी जिनकी चल रही है मैंने उन्हीं से मुज़ाकरात करने। देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये फिर देखिए ना, SIFC तो इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया गया इदारा है और वो PDM के दौर में बनाया गया था, उसका तसलसल जारी है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो इल्जामात लगा रहे हैं, देखिए मोहसिन नकवी साहब के हवाले से मैं बड़ा क्लियर हूं, पंजाब में हालांकि वो केयर टेकर CM थे, उन्होंने बड़ा डिलीवर किया है और उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया है। तो ये कह देना कि जी मोहसिन नकवी कौन है, SIFC क्या है और मैं सियासी जमातों से बात नहीं करूंगा, तो ये भी एक बिगड़ा हुआ एटीट्यूड है जिसमें वो समझते हैं कि सियासी जमातों से शायद उनको बात नहीं करनी चाहिए, वो अपने आप को सियासत से मुबर्रा समझते हैं। तो ये कुछ समझ नहीं आ रही इनकी बात की कि ये क्या पते खेलना चाह रहे हैं, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। मगर बात ये है, मगर जब आप इनकी इन बातों को अगर कनेक्ट करें कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी अचानक IPPs के कॉन्ट्रैक्ट याद आए, गौहर एजाज साहब को भी अचानक IPPs के कॉन्ट्रैक्ट याद आए, हुकूमत पर प्रेशर पड़ रहा हो और हुकूमत के लिए बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो, जब आप इसको इस बात से कनेक्ट करते हैं तो फिर आपको कहीं लगता है कुछ ना कुछ बैकडोर हुआ है जिसकी वजह से इमरान खान साहब ये बयान दे रहे हैं और हुकूमत पर प्रेशर पड़ रहा है? इसका ना कोई इम्कान है और ना इसकी कोई, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई हकीकत है। और एक शख्स जो मतलब 14 तक को ना बख्शे
जो लोगों की फैमिलीज तक को ना बख्शे, जो नफरत अंगेज कैंपेन्स को आज भी फंड कर रहा हो, स्पॉन्सर कर रहा हो, जहन साजी कर रहा हो, उसके एक दिन बयान देने से कि मेरे से बात कर लो, ना पिछले गुनाह धुलते हैं, ना वो माइंडसेट धुलता है, ना आगे जो उसके इरादे हैं उससे कोई महफूज है। तो ये आपके सामने है सारी सूरत हाल। और ये जो तरला मिन्नत का सिलसिला है, ये सिर्फ एक मजमूम कोशिश है लोगों को बेवकूफ बनाने की। और मैं नहीं समझता कि इस एक बयान से जो है इनका बयानिया बदलेगा या तर्ज अमल बदलेगा, या ये कोई मुल्क की मोहब्बत में कोई इकदाम उठाएंगे। इनकी कल भी मुल्क दुश्मन पॉलिसी थी, ये मुल्क को डिफॉल्ट करवाना चाहते थे, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, मैं ना इक़्तिदार में रहा तो खुदा ना खास्ता मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे। ये वो जहन है जो समझता है कि ये खुदा ना खास्ता पाकिस्तान से बड़े हैं और इनकी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान से बड़ी है, ये कल्ट बड़ा है। मैं बता देना चाहता हूँ, पाकिस्तान से बड़ा ना कोई सियासी लीडर है, ना सियासी जमात है, ना कोई पॉलिटिकल कल्ट है। मतलब अगर ज़ाहिर एक तनकीद इमरान खान साहब पर ये होती रही कि जी बहुत वो ज़िद्दी हैं, वो ख़ुद बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हुए हैं, 9 मई के बाद भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, गलती वो अभी भी नहीं मान रहे, मगर कम अज़ कम मुज़ाकरात के लिए काफ़ी स्टेप वो जब पीछे हटते हैं तो क्या दूसरी तरफ दबाव नहीं बढ़ेगा कि जी ये जो इल्ज़ाम था कि इमरान खान बड़े इनफ्लेक्सिबल हैं, वो तो फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, तो क्या दूसरी तरफ दबाव नहीं बढ़ेगा फ्लेक्सिबल होने का? मैं नहीं समझता। और देखिए, क्या मुल्क की सालमियत के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी है? क्या मुल्क की इकोनॉमी की बेहतरी के हवाले से फ्लेक्सिबिलिटी है? जो इन्होंने जो माजी के अंदर जो इनके जराइम हैं, जो मुल्क के खिलाफ इनकी साजिशें हैं, जो मुल्क के खिलाफ इनका प्रोपेगेंडा है, जो मुल्क के खिलाफ इन्होंने इकदाम उठाए हैं, उस पर तो देखिए ना, कोई कॉम्प्रोमाइज ना होना चाहिए, ना हो सकता है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो बयान दिया है, ये फ्लेक्सिबिलिटी का पार्ट नहीं है, इनकंसिस्टेंसी का पार्ट है और एक मुनाफिकाना तर्ज अमल। साहब मुझे ये बताएगा कि अब ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, हुकूमत को उस फैसले पर बहुत ज़्यादा एतराज़ है, रिजर्व सीट्स के हवाले से आप लोग रिव्यू में भी गए हैं, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा उस फैसले पर तनकीद भी की है, मगर अब इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीमी बिल लाया गया है वो तो डायरेक्ट उस फैसले को बेअसर करने के लिए नहीं है कि, और ज़्यादा जोर देकर ये बात कही गई है कि जी अगर 3 दिन के अंदर किसी कैंडिडेट ने नहीं कहा तो फिर कोई भी अदालत का फैसला कुछ उसके ऊपर नहीं, जो कंसेंट है उस पर हावी नहीं आएगा, और रिटर्निंग अफसर को बाकायदा तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी की सर्टिफिकेट सबमिट कराना होगा, तभी आप उस पार्टी के उम्मीदवार कंसिडर किए जाएंगे, और ज़्यादा जोर देकर तरमीम करना, क्या सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे रहे हैं आप? नहीं, देखिए, ये तरमीम कोई नई तरमीम नहीं है, ये कोई नई चीज जो है वो उसमें नहीं डाली गई, इंक्लूड नहीं की गई। ये ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन की एक शिक थी, उसके तहत रूल्स मौजूद थे, उसको लेजिस्लेशन का पार्ट बनाया गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो क्या ये आइन में नहीं लिखा हुआ था कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है, वो पार्टीज की जो लिस्ट जमा कराई जाएंगी शेड्यूल के मुताबिक, उसके मुताबिक होगा? तो तहरीक इंसाफ ना पार्टी थी, ना तहरीक इंसाफ के मेंबरान सामने मौजूद थे, ना किसी ने एफिडेविट जमा करवाया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो उस केस में पिटिशनर था, रिलीफ तहरीक इंसाफ को दे दिया गया। तो आइन तो पहले ही क्लियर है। तो आइन की उस शिक के मुताबिक और रूल्स के मुताबिक उसको सिर्फ जो है वो सॉलिडिफाई और कंसोलिडेट किया गया है, कोई नई चीज नहीं की गई। कानून में जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की, जिससे जाहिर है उस तशरीह से आपको इख्तिलाफ है, ये कानून में तरमीम करके आप उस तशरीह को चैलेंज कर रहे हैं ना, और मजबूत तरीके से। हम तो देखें ना, जो आइन में चीज दर्ज है, आइन के आर्टिकल को फर्दर कंसोलिडेट किया है। और आइन देखिए, आइन बनाना, कानून बनाना, ये इस्तेकाक तो पार्लियामेंट का है और इख्तियार भी पार्लियामेंट का है। तो पार्लियामेंट ने एक अपना इंटेंट शो किया है, जो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट का इख्तियार था। और आप फिर इस अगर ये कानून पास हो गया तो आप समझते हैं कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेअसर हो जाएगा और सीटें नहीं मिलेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, पार्लियामेंट का अगर इंटेंट शो हो जाए और पार्लियामेंट के इंटेंट जो है वो लेजिस्लेशन के थ्रू शो हो, उसके फिर जो भी रिप्रिकॉशंस या इम्प्लीकेशंस हैं वो सामने आ जाएंगे। अभी तो ये फिलहाल मामला कमेटी को रेफर किया गया है और कमेटी में इस पर डिबेट होगी, कमेटी में सैर हासिल गुफ्तगू के बाद इसको हाउस में ले किया जाएगा। तो ये तो अभी दूर की बात है, मगर हम समझते हैं कि जब कमेटी में ये ले किया जाएगा, जो गुफ्तगू वहां पे होगी, कानूनी माहिरीन की राय ली जाएगी, तो वो आइन की शिक्कें और कानून जो है वो बिल्कुल क्लियर है, उसको मजीद कंसोलिडेट करने जा रहे हैं। यानी कि आपको अपने रिव्यू जो आपने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया, हुकूमत को उससे कोई उम्मीद नहीं है? देखिए, हम ये समझते हैं कि रिव्यू समाअत के लिए मुकर्रर क्यों नहीं किया जा रहा। पीपल्स पार्टी ने भी दायर किया है, हमने भी किया है, तो उसको जल्द जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाना चाहिए। और हमारा रिव्यू मेरिट के ऊपर है, हमें उससे भी बड़ी उम्मीद है। मगर हम चाहते थे कि जो रूल है
उसको इनेक्ट करके और आइन के आर्टिकल की प्रॉपर जो है वो एक मजीद उसको कंसोलिडेट करके सामने लाया जाए कि जी ये आइन की मंशा है, ये कानून में लिखा है, ये रूल्स में लिखा है, ताकि अभाम कोई ना रहे। तो इस लेजिस्लेशन से जो है वो अभाम जो है वो दूर हो। जो जजेस कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत, उसके मीटिंग मिनट्स आ गए, पता चल गया कि वो क्यों आपका जो रिव्यू है अब वो छुट्टियों के बाद होगा, बट जब रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो पाएगा, क्योंकि अदालत का फैसला आ गया, अदालत तशरीह पहले ही कर चुकी, आप बाद में अगर ये तरमीम करने जा रहे हैं तो क्या तहरीक इंसाफ को महरूम कर पाएंगे उनकी रिजर्व सीट से? देखिए, इम्प्लीकेशन तो भी मैंने जैसा कहा कि ये कमेटी में जाएगा, कमेटी में डिस्कस होगा और कमेटी में कानूनी निकात पे भी फैसला होगा, मगर पार्लियामान का ये इख्तियार है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव फैसला कर सकते हैं और किसी भी कानून का इतलाक, जैसे नैब के ऑर्डिनेंस का था जब इनिशियली आया तो उसका इतलाक पीछे से हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि ये रेट्रोस्पेक्टिविटी जो है ये भी पार्लियामान का इख्तियार है। वो किसी भी कानून को जो उसकी एप्लीकेशन वाले सेक्शन होता है कि ये कब से अप्लाई करेगा, पार्लियामान उसका तयन कर सकती है और ये पार्लियामान बता सकती है कि इसका तयन कब से होना है। दूसरी बात ये कि दुनिया के किसी इदारे में छुट्टियां नहीं होती, तो ये रिवायत समझ नहीं आई। लगता है ये कोशिश है कि शायद इसको रिव्यू को आगे ले जाया जाए, अक्टूबर के बाद ले जाया जाए, मैं नहीं कह सकता, मगर लोग ये बात कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि रिव्यू कब जो है वो फिक्स होता है हियरिंग के लिए, मगर ये कमेटी जब गुफ्तगू करेगी और इसको ले करेंगे तो कानून के हवाले से मजीद बात कर सकेंगे। सर, जब आप पार्लियामान के अख्तियार की बात करते हैं, कानून बनेगा, अदालत को उस कानून में अगर चैलेंज होता है अदालत में तो अदालत को कानून देखने का इख्तियार है। इस बुनियाद पर ही स्ट्राइक डाउन नहीं हो जाएगा कि आपने अदालत के फैसले को इनफेक्टिव करने के लिए, एक सियासी जमात को महरूम करने के लिए ये कानून बनाया है, अपने फ़ायदे के लिए, ख़ास पर्पज़ के लिए तरमीम की है। ये भी बहस की जा सकती है कि जब ये फैसला आया था तो तासुर ये मिला है और वकला भी इस पर बात कर रहे हैं कि ये फैसला जो है वो एक ऐसी जमात को दिया गया है जो मौजूद नहीं थी अदालत में, पिटिशनर्स मौजूद नहीं थे, उनके एफिडेविट मौजूद नहीं थे, रिलीफ मांगा नहीं गया था, क्लॉक को टर्न बैक करके ऐसे लोगों को रिलीफ दिया गया है जो अदालत के सामने नहीं है, जिनकी प्रेयर नहीं है, जिनकी सदा नहीं है। तो फिर तो बहुत सारी चीजें जो है उस फैसले के हवाले से भी की जा सकती हैं। अभी तो खैर वी क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी गेट देयर, मगर अभी ये कमेटी में जाएगा और इस पे कानूनी बहस होगी और मीडिया भी जो है वो कमेटी का आके प्रोसीडिंग जो है कवर कर सकेंगे, तो उसके बाद ही मजीद इस पे बात की जा सकती है। बहुत शुक्रिया ततार साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। क्या होने जा रहा है? इमरान खान बैक टू बैक पैगाम भिजवा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को। हुकूमत कह रही है एक तरफा मामला है, दो तरफा मामला नहीं है। दूसरी तरफ से इमरान खान साहब को माफ़ी नहीं मिलेगी, मगर क्या वाकई ये एक तरफा मामला है? हमारे साथ सीनियर साथी तज़कियाकार मोहम्मद मालिक साहब और मुनीफ फारूक साहब मौजूद हैं। क्या अंदर की बात है, उनसे पूछते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मालिक साहब, ये एक तरफा ही है क्योंकि हुकूमत कह रही है एक तरफा है कि इमरान खान साहब एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं। पहले 9 मई के हवाले से दिया, फिर मुज़ाकरात के हवाले से दिया, अब कह रहे हैं कि मैं अपना नुमाइंदा मुकर्रर करूंगा, फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। ये एक तरफा हो रहा है या बैकडोर भी कुछ हो रहा है? नहीं शाहजेब, यहाँ पे बैकडोर की इत्तला तो कोई नहीं है, लेकिन आप आज का बयान भी देखिए। मेरे ख्याल है खान साहब का मसला चॉइस ऑफ वर्ड्स है। आज भी उन्होंने कहा है कि उनको बिगड़े हुए बच्चे से तशबीह दी है। जब आप निगोशिएशंस किसी को ऑफर करते हैं तो पहले तो आप एक बराबरी का रिश्ता रखते हैं कि ओके वी आर एट पार। बिगड़े हुए बच्चे से बातचीत नहीं होती, जिद नहीं होती, उसकी इस्लाह होती है। सो आई थिंक कंफ्यूजिंग मैसेज देते हैं, कॉन्डिसेंडिंग एक मैसेज था। फिर उसी बयान में वो आगे जो ये भी कहते हैं कि वर्चुअल मार्शल लगा हुआ है। कल का जो उनका बयान था उसके अंदर भी इस तरह के मिक्स मैसेजिंग थे। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से कुछ हो रहा है। और दूसरी तरफ से आप देखिए कि मैसेजिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, आर्मी की आपको प्रायोरिटीज नजर आ रही हैं। 3 ऑफिसर्स को उन्होंने कोर्ट मार्शल किए अपने एक्स ऑफिसर्स के। वो ठीक है, वो लोग बाहर हैं, लेकिन इट्स अ क्लियर मैसेज। पैका कोर्ट के अंदर रऊफ हसन और वो सबके केसेस चल रहे हैं। आज खान साहब ने मेरे प्रोग्राम में थे, शोएब शाहीन, उनसे मैंने बात की। खान साहब ने आज बलूचिस्तान वाले इशू पे कहा कि बिल्कुल मैं हिमायत करता हूँ। जो रैली वाले हैं सारे करते हैं कि मिसिंग पर्सन इशू बड़ा सीरियस इशू है, लेकिन उस पर एक आधा जुमला बोल रहे थे जो एक यंग बच्चा शहीद हुआ आर्मी का। आई थिंक बैलेंसिंग नहीं कर रहे। मैसेजिंग तो वो कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी फ्रॉम अ कॉन्डिसेंडिंग पोजीशन कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई डिजायर्ड रिस्पांस आएगी जो वो चाह रहे हैं। मगर भाई साहब, फिर वो क्या करें? ऐसा इमरान खान साहब क्या करें? क्योंकि ज़ाहिर है उनका मामला बहुत ज़्यादा पर्सनल है। बाजी में भी सियासी जमातों के और सियासी रहनुमाओं के इख्तिलाफात रहे हैं। वो क्या ऐसा करें कि दूसरी तरफ से बर्फ पिघले?
मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आया था जब महमूद अचकरी साहब लॉन्च हुए थे। उसमें से प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी का ऑप्शन था कि वो करते, उनके हाथ मजबूत करते, अगर वो कोई बात कहीं चलती तो इनको क्रेडिट मिलता, अगर कहीं ना चलती तो इन पे कोई बोझ नहीं था। लेकिन अगले दिन आपको याद है जब उनका अनाउंस हुआ तो अगले दिन इनके लीडरान ने कहना शुरू कर दिया, देखें वो इसरार कर रहे थे, हम तो इंटरेस्टेड नहीं है, उनके नीचे से कालीन खींच लिया। ऑप्शन तो इनको पॉलिटिकल लोगों से ही बातचीत करनी होगी और 2 स्टेप्स पीछे लेने होंगे, क्योंकि May 9th एक रेड लाइन है दोनों साइड्स पे। ये कहते हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, उसको इन्होंने डाइल्यूट नहीं किया अपने बयान को। फौज कहती है कि May 9th, ये कहते हैं कि फौज ने करवा दिया, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवा दिया। फौज कहती है कि May 9th में जब तक फैसला नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो सब्सटेंटिव चीजें हैं, आज उन्होंने कहा कि मैं तनकीद करता हूँ, मैं इल्जाम नहीं लगाता, दोनों में फर्क है। इल्जाम बहुत सीरियस है। आपने अटेम्प्टेड मर्डर का इल्जाम लगाया हुआ है, आपने पॉलिटिकल छोड़ दें, आपने नाम लिए हुए हैं कि मेरी अहलिया की जान को खतरा, और अगर जिन लोगों को मैंने नाम लिए उन्होंने उनको कुछ हुआ मैं उनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो स्पेसिफिक नाम है। आज शाहीन साहब ये जस्टिफाई कर रहे थे कि देखिए शख्सियात पर इल्जाम होना और इंस्टीट्यूशन पे होना फ़र्क है। ये गलती नवाज शरीफ साहब भी करते थे। वो हमेशा समझते थे कि आर्मी चीफ का ऑफिस और फौज है कि 2 अलग चीजें हैं। फौज में ऐसे नहीं होता। अगर आप टॉप लीडरशिप को नाम लेके स्पेसिफिक इल्जाम लाएंगे तो रिस्पॉन्स इंस्टीट्यूशनली आएगा। सो मेरा ख्याल है कि 2-3 चीजें खास को बैलेंस करने की जरूरत है। एग्री, उनके पास तो ऑप्शंस वो तो अंदर है, उन्होंने क्या करना है। लेकिन अगर कोई ऑफर देनी है टॉक्स की, तो बिहाइंड द सीन्स भी अगर होना है, कोई और भी होना है, तो क्या सीरियस चीजें होंगी। और इल्फाज का चुनाव मेरा ख्याल है जरा बेहतर हो जाए तो शायद चीज़ों एट द एंड ऑफ द डे, आप मेरे से किस लहजे में बात करते हैं, मैं आपसे किस लहजे में बात करता हूँ, इंसान है, बहुत मैटर करता है। आज का मैसेज तो मुझे कोई उसमें पॉजिटिव इनको रिस्पॉन्स आती नहीं नजर आती। अगर मैं आपसे शाहजेब बात कर रहा हूँ, आप मेरे से उम्र में छोटे भी हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ शाहजेब आप बिगड़े हुए बच्चे हैं, तो मेरा तो अपना फिर एलिवेट कर लिया ना कि नाउ आई हैव टू फिक्स यू। आप तो बच्चे हैं, आपको पता नहीं क्या कर रहे हैं। आप अगर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से आप बात करनी है आपने, और आपने सीरियस नेगोशिएशन चाहते हैं कि हों, तो आप उनको फिर बिगड़ा हुआ बच्चा कहेंगे तो वो एक ट्रिविलाइज हो जाएगी बात। सो आई थिंक चॉइस ऑफ वर्ड्स भी इशू है और चॉइस ऑफ मैसेंजर। जो मुलाकात करके 2 लोग निकलते हैं, वो अगर आप आके पब्लिक प्रेशर में आके बात करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि इस मैसेज को कुछ सीरियसली लेगा। ये मैसेजिंग का तरीका भी और है, बातचीत का तरीका भी और है। सो आई थिंक मुझे तो ये अभी तक फ्रैंकली नॉन स्टार्टर लग रहा है, बिकॉज मुझे दूसरी साइड से भी किसी भी रवैये में तब्दीली नजर नहीं आ रही है। मुनीब, आप बताइएगा, अंदर की बहुत खबरें आप सामने लाते रहे, कितना वहाँ पर नाराज़ी है, ये बात सामने लाते रहे, आर्मी चीफ की तैनाती से लेकर जो दीगर मामलात हुए। नाउ क्या वाकई कोई ना कोई ऐसा वहाँ पर कोई नरमी पाई जाती है, या मालिक साहब जो कह रहे हैं कि एक तो मैसेजिंग ही इमरान खान साहब ठीक नहीं कर रहे कि जिसकी कोई इफेक्टिवनेस हो? देखिए शाहिद साहब, उसके अंदर प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब का जो लफ्जों का इंतखाब है वो कभी भी इतना मैं समझता हूँ कि वो इतना विजडम का इस्तेमाल नहीं करते, रादर थोड़ा सा कैजुअली चीजों को ले जाते हैं। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है, एक्चुअली जो डेस्परेशन पहले भी थी, लेकिन अब जो एक 2-3 लीडरान ने जो ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड की कि जी आप हम आर्मी चीफ ऐसा नहीं होने देंगे, तो उसका जो जवाब है पूरी फौज के अंदर या ओवरऑल जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से सामने आता है, वो तो ये है कि ये तो आप किसी और को ये राम कहानी सुनाइए, हम तो इससे इम्प्रेस होंगे नहीं, ना ही आपसे कोई बात करना चाहता है। अब वो इशू वहां पर है, लेकिन ज्यादा खौफ बहसियत एक पाकिस्तानी जो मुझे है और बहसियत एक सहाफी जो तशवीश है वो ये है बेसिकली कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एक ऑब्जर्वेशन है मेरी कि शायद इमरान खान साहब का मामला मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब ले जाने की तैयारी हो रही है, और ये एक बड़ी प्रॉब्लमैटिक चीज है। इसके कुछ इशारे इधर उधर से मैं इकट्ठे कर पाया हूँ। आई रियली होप कि ऐसा ना हो, लेकिन क्योंकि ऐसा हुआ तो एक बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट सेट होगा। और मुझे लगता है कि इमरान खान साहब की या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है उनके अंदर इस वक्त कि जी गुफ्तगू हो जाए, बात हो जाए, नुमाइंदा मुकर्रर करें, तो नुमाइंदा वगैरह तो कोई मुकर्रर नहीं होगा, बैकडोर को बात होगी नहीं, नरमी की कोई गुंजाइश है नहीं। 9 मई को जब तक आप कहते रहेंगे कि वो फॉल्स फ्लैग है, तो फिर आप तो स्क्वायर 1 पे ही बैठे रहेंगे, उससे आगे तो जा नहीं सकते। बदकिस्मती से तहरीक इंसाफ को बहसियत जमात 2-3 कदम नहीं
एटलीस्ट 100 कदम पीछे हटना पड़ेगा, जबकि मिलिट्री या फौज अपनी पोजीशन से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तारीखी तौर पर मालिक साहब हमारे सीनियर हैं, वो जानते हैं हमारे मुल्क की तारीख कैसी रही है, लेकिन जो अब तारीख रकम हो रही है वो न सिर्फ बदनुमा है बल्कि बड़ी तशवीशनाक भी है। ये जो बात मैंने आपसे कुछ देर पहले की है, मुझे डर है कि खुदा न खास्ता अगर ये काम हुआ, क्योंकि शायद ये सेंस पाई जाती है कि अदालतों में प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही, तो मेरा तो इस्तदलाल ये है कि प्रोसिक्यूशन इसलिए भी नहीं हो पा रही कि शायद मुकम्मल है या ना मुकम्मल नहीं है, नामुकम्मल है, और आप आंखें बंद करके तो लोगों को सजाएं नहीं दे सकते। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये मामला मिलिट्री कोर्ट की तरफ चला गया खान साहब वाला, तो उसमें फिर प्रॉब्लम ये होगी कि आज तो कम से कम रिपोर्टर हजरात जाते हैं, हमें रिपोर्ट करते हैं, आपके प्रोग्राम्स में पता चलता है, हम सबके प्रोग्राम्स में कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर मामला वहां चला गया फिर तो एक ब्लैकआउट है, फिर तो फाइनल रिजल्ट ही सामने आएगा। मगर मालिक साहब, आपको लगता है कि ये मुमकिन हो पाएगा जब अदालतों में 9 मई के मुकदमात में इमरान खान साहब की बरियत हो रही हो, अगर रिमांड लिया जाए तो एक साथ मुतादिद रिमांड्स को अदालत कलअदम कर रही हो और कह रही हो कि मेरिट्स पर सवालात उठा रही हो, ये मुमकिन हो पाएगा कि इमरान खान साहब के हवाले से या उन पर मजीद सख्ती की जाए, या वो टाइम गुजर गया है सख्ती का? नहीं, ये अप्रोच की बात है, इसमें टाइम की बात नहीं है कि अप्रोच है। देखिए, इंस्टीट्यूशंस की सिविलियन और मिलिट्री इंस्टीट्यूशन में फर्क सबसे बड़ा ये है कि मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस ट्रेन, उनका इथॉस ये होता है कि मसले को कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू रिजॉल्व करना है। हम लोग कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करें, वो ट्रेन होते हैं सारी जिंदगी कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू। वो ताकत भी उनका एक जरिया होता है मसाइल के हल ढूंढने का, जो सिविलियन लाइफ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो आई डोंट थिंक कि ये कोई चीज़ का कमी होगी। लेकिन आप देखिए सबसे बड़ा मसला क्या है शाहजेब, इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बड़ा इशू है। एक रेड लाइन है मई 9 के मुकदमात, उनके फैसले की। कब से मामला लटका हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि ये वो फैसला कर दें कि भैया वो जो केस चल रहा है कि क्या सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, आए तो और करें, एक साइड पे लगाएं ताकि ये चीज दरमियान में से लिख लें और इसके हम एक स्टेप आगे चले जाएं। एक तो वो मसला उसकी वजह से फंसा हुआ है, दुनिया के हर मुकदमा चल रहा है, उसकी 6-6 दिन लाइव ट्रांसमिशन हो रही है, लेकिन की जो केस है उसको सुप्रीम कोर्ट टेकअप नहीं कर रही है, ना उस पर हल कर रही है। ये जो अभी मुनीब बात कर रहे थे मिलिट्री कोर्ट्स की, इसमें जिसको आप कहते हैं ना ख्वाहिश बहुत शदीद है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे होगा आई डोंट नो। लेकिन आप माहौल इस वक्त देखें, कॉन्फ्लिक्ट्स कितने हैं। आपका बलूचिस्तान में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस वक्त, अल्लाह रहम करे, बड़ा ही डेंजर सिचुएशन है, बड़ी आराम से किसी भी तरफ एक्सप्लॉइट हो सकती है। आपका केपी के अंदर स्ट्रेस कितना है, जुडिशरी इन कॉन्फ्लिक्ट है विद द आर्मी, आर्मी इन कॉन्फ्लिक्ट है विद इमरान खान कॉन्फ्लिक्ट में है एग्जीक्यूटिव के साथ भी और फौज के साथ भी, एंड पार्ट्स ऑफ जुडिशरी। गवर्नमेंट भी पार्ट्स ऑफ जुडिशरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, पार्ट के साथ नहीं है। हर तरफ से सारी चीजें हैं। और अब जो कल से ये शुरू हो गया है फाइज ईसा साहब वाला और वो रिलीजियस फैसले वाला इशू, अब रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट जो पार्टीज हैं वो एक बार फिर पॉलिटिकल सिनेरियो के सेंटर स्टेज पे आ रही हैं। इसको लाइटली मत लें। ये जो इशू अब बन रहा है टीएलपी का, और जो आज भी उलमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सब कुछ, ये एक बड़ा खौफनाक एक और एक्सप्लोसिव मिक्सचर आ रहा है तमाम सूरत हाल में। ये बड़ी जल्दी बड़े फैसले करने होंगे और इसमें मेरा ख्याल है सबसे जो मोस्ट रेलेवेंट लोग हैं वो 2 लोग हैं, एक इमरान खान साहब हैं और एक आर्मी चीफ हैं। इस वक्त पोजिशन ऑफ पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव पावर समझ लें या जो हालात की पावर है, वो आपके जिधर है वो आपको भी पता है। जब आप क्लेम करते हैं कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो आपके पास 2 तरीके हैं अपने प्रेशर एग्जर्ट करने का या ताकत दिखाने का। या पोल्स में दिखाते हैं, वो आपने 8 फरवरी को दिखा दिया आप, या आप सड़क पे दिखाएं। सड़क पे जब आप कॉल करते हैं कि हम इस दिन हड़ताल करेंगे, इस दिन जुलूस निकालेंगे, आप उसमें से बैक ऑफ कर रहे हैं। जो हॉक्स है दूसरी साइड पे, वो इसको आपकी कोई मुदबराना नहीं समझ रहे, वो इसको साइन ऑफ वीकनेस समझ रहे हैं कि क्योंकि आप जुलूस नहीं निकाल सकते तो सडनली आप कह रहे हैं हमें डीसी की परमिशन नहीं मिली, जेयूआई तो परमिशन का इंतजार नहीं करती, जमात इस्लामी नहीं करती, बाकी नहीं करते। तो जो आप पुल बैक करते हैं इसको एक साइन ऑफ वीकनेस देखा जाता है। सो इसलिए अभी अगर खान साहब ने जेन्युइनली चाहते हैं कि कोई चीज ब्रेक्स लगे, सब कुछ लगे, आई थिंक इनको कोई बड़े मुनासिब आर्बिटर ढूंढना होगा जो दरमियान में। पिछले दिनों हम सुन रहे थे कि जी 2 फॉर्मर बड़े यूनिफॉर्म के लोग थे पुराने जो शायद वो मूव कर रहे हैं, उनमें से मैं इस पे बात पे नहीं जाऊंगा कि हाजिर है कि हाजिर सर्विस नहीं है, बट हु कंसिडर्ड वेरी क्लोज टू खान साहब। उनका पहले नाम चलना शुरू हुआ इस्लामाबाद में कि शायद जी वो मुलाकात करके आए हैं, नहीं आए, वो स्टेप
प्रूफ नहीं हो सका, सो आई कांट से। लेकिन आपको इस वक्त आर्बिटर चाहिए। अनफॉर्चुनेटली जो 3 आर्बिटर होते थे, ये कभी सुप्रीम कोर्ट बन जाती थी, कभी प्रेसिडेंट बन जाता था, कभी फौजी आर्मी चीफ बन जाता था जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आता था। अब सारे पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हैं, सारे ये पार्टीज बन गए हैं, सारों की पोजीशंस ली हुई हैं। बड़ी अहम बात है, मगर बड़े खतरनाक मरले पे हैं। वाकई ये बड़ी अहम बात है। इसमें फिर जो तहरीक इंसाफ की उम्मीद है कि हुकूमत खतरे में, दिसंबर तक मामला सब सही हो जाएंगे, हुकूमत नहीं है फिर खतरे में? देखिए, हुकूमत ने तो अपना आउटसोर्स कर दिया है। हुकूमत ने तो इमरान खान का मामला आउटसोर्स कर दिया इंस्टीट्यूशन को, वो इमरान खान को नहीं डील कर रहे। इशू ये है कि क्या इंस्टीट्यूशन अंडर प्रेशर है कि इस पे बात करे, बात करे। अब जो केस ये 190 मिलियन पाउंड वाला हो रहा है, उसको लाइटली मत लें, वो भी बड़ा खतरनाक तरीके से शेप अप हो रहा है। फिर जो दूसरे मामलात हैं, जी मुनीर फारूक साहब, आई थिंक इंस्टीट्यूशन पे इससे उतना प्रेशर नहीं बढ़ा हुआ। शायद अगर खान साहब पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी शुरू कर दें और एक पॉलिटिकल, कम से कम पॉलिटिकल जो कहते हैं ना, लाइनिंग द डक्स इन अ रो, अगर कम से कम पॉलिटिकल साइड पे अपनी डक्स इन अ रो लाइन कर लें तो शायद प्रेशर पड़े इंस्टीट्यूशन पे। वरना या तो सड़क गर्म करें, सड़क गर्म करने की इससे कैपेसिटी नहीं हमें नजर आ रही। तो अगर सड़क गर्म नहीं होनी और अगर आपके पास वो नेगेटिव पावर नहीं है टू थ्रेटन मी, तो मैं क्यों बात करूंगा आपसे। मुनीर फारूक साहब जी, देखिए शाहजेब साहब, इशू ये है कि हुकूमत तो ये ऐसे जाएगी नहीं। हुकूमत तो जाएगी जब एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत से हाथ उठा लेगी। ये हुकूमत मार्ज़ वजूद में आई जिस तरीके से आई, और जो इसको जिस तरीके से इंसुलेट किया गया है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, ये हुकूमत इसीलिए एग्जिस्ट कर रही है और इसीलिए अपने ताकत और जोर में भी है, डिस्पाइट द फैक्ट कि मेजर इश्यूज हैं इकोनॉमी के जिनकी ओवरहॉलिंग की जरूरत है, बहुत सा काम हो रहा है। सो इस वक्त कोई ये चीज तो एक ऑप्शन के तौर पर ली ही नहीं जा रही कि हुकूमत को कोई गिरा सकता है। एज फार एज दी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इज कंसर्न्ड कि जी वो इस हुकूमत को गिरने देंगे या वन फाइन डे सुप्रीम कोर्ट इसे गिरा देगी, ऐसा तो उस स्टेज तक तो जब हम खरीदने की भी कोशिश करते हैं, मैं कोशिश करता हूं, तो उसका जवाब इशारों किनारों में यही मिलता है कि ये भी करके देख लीजिए, ऐसा होगा नहीं। दूसरी बात यह है कि जो सिचुएशन इस वक्त खान साहब की है, खान साहब के साथ की जो डिस्क्वालिफिकेशन है किसी भी आर्बिटर की, जो अभी मालिक साहब फरमा रहे थे, वो यही है कि द मोमेंट दे से कि हम इमरान खान की जानिब से या इमरान खान का केस प्लीड करने आए हैं या तस्वीर की बात करने आए हैं, वो बात वहीं रुक जाती है, खत्म हो जाती है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, मैं पहले भी आपके पास अर्ज करता रहा, मैं दोबारा कहूंगा, ये प्रॉब्लम इतना डीप रूटेड है जो इमरान खान साहब का है कि आपको या मुझे इसका अंदाजा नहीं हो सकता अनलेस कि हम एक्चुअली सुने ना कि जो सेंटिमेंट इस वक्त पाया जाता है। और ये इतना प्रॉब्लम बन चुका है जो कि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में किसी भी सियासी जमात का इतना बड़ा प्रॉब्लम है जो आज इमरान खान साहब का या उनकी जमात का है। ये उनकी जमात के चंद लोगों को पता है कि ये मसला कितना गंभीर है। इमरान खान साहब इसको जिस तरीके से भी डील कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अप्रोच के साथ आज की फौजी क़यादत या पाकिस्तान की जो टॉप ब्रास है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, उसको कन्विंस कर पाएगी। और मैं आपको ये भी विद ड्यू रिस्पेक्ट हर एक को मैं ये बता रहा हूं कि जो जहां है, जैसा है, ये अरेंजमेंट ऐसा ही है और ये ऐसा ही रहना है, कोई कहीं नहीं जा रहा। ये जो एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीजों का, बहुत सारे ओहदों का, ये ऐसा ही है फिलहाल। तो जब ये तब्दील नहीं हो रहा या होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो फिर अंजाम क्या है? अंजाम तो खुदा न खास्ता फिर कोई इतना हौसला अफजा नहीं है। बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, एक और आम खबरें बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज लापता अफराद की बाजियाबी के मुकदमात की आम समाअत हुई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की, जिसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी शामिल हैं। समाअत के आगाज़ में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आज लार्जर बेंच पहली बार समाअत कर रहा है तो प्रोसीजर बनाना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने हमारी दरख्वास्त पर मिसिंग पर्सनस केसेस के लिए लार्जर बेंच बनाया, केसेस की नोयत को देखकर उसके मुताबिक डायरेक्शंस देंगे। अदालत ने DGISI, DGIB,
DGMI पर मुश्तमिल कमेटी बनाई थी। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर कमेटी तब्दील करने का कहा गया था। क्या नई कमेटी तश्कील दे दी गई है? वजारत दिफा के नुमाइंदे ने जवाब दिया कि ISI और MI से 2 ब्रिगेडियर्स को नामजद किया गया है। IB के नुमाइंदे ने अदालत को बताया कि IB के ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल काजी जमीलुर रहमान कमेटी के कन्वीनर होंगे। लापता अफराद की वकील ईमान मजारी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल का बयान हल्फी था कि किसी बलोच तालिब इल्म को जबरी गुमशुदा नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल के बयान हल्फी के बावजूद भी बलोच तलबा को जबरी गुमशुदा किया जा रहा है। मजीद 14 बलोच तलबा को जबरी तौर पर गुमशुदा किया गया है। बलोच तालिब इल्म फिरोज को रावलपिंडी की ज़रई बरानी यूनिवर्सिटी से गुमशुदा किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि फिरोज से मुताल्लिक क्या अपडेट है? रावलपिंडी से लापता हुआ, कोयटा से तो लापता नहीं हुआ। 2 साल हो गए, अभी तक हम यही तय नहीं कर पा रहे कि मामला किसने देखना है। जबरी गुमशुदगियों से मुताल्लिक कायम कमीशन क्या कर रहा है? ISI, MI और IB से कौन जबरी गुमशुदगी कमीशन में पेश होता है? जबरी गुमशुदगी कमीशन के रजिस्ट्रार ने जवाब दिया कि मेजर रैंक के अफसरान पेश होते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि अब जबरी गुमशुदगी कमीशन ने हर केस की अलग से प्रोफाइल तैयार करनी है। अदालत में पेश होकर सिर्फ ये बता देना कि कुछ नहीं हुआ कोई हल नहीं है। जबरी गुमशुदगी कमीशन ने हर केस की अलग से मुख्तसर रिपोर्ट अदालत में दी है। अटॉर्नी जनरल के बयान हल्फी के बावजूद ये कार्रवाइयाँ अब भी जारी हैं कि अटॉर्नी जनरल को इसके बाद अपने ओहदे पर रहकर काम करना चाहिए। क्या वफाकी हुकूमत को भी अपने ओहदों पर रहकर काम करना चाहिए? अटॉर्नी जनरल आइंदा समात पर ज़ाती तौर पर अदालत में पेश हों। जो बयान अदालत में देते हैं उसके खिलाफ काम कर रहे होते हैं। ये हुकूमत की तरफ से मुकम्मल डिजास्टर और नाकामी है। इस वक्त जो हालात हैं, हम IMF से कर्जा मांग रहे हैं, लोगों की तनख्वाहें और पेंशन देने के पैसे नहीं हैं। लापता शहरी महमूद अरशद काजी की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समात के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रजिस्ट्रार जबरी गुमशुदगी कमीशन पर इजहार बरहमी किया। जबरी गुमशुदगी कमीशन के रजिस्ट्रार ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि ये केसेस भी लगे हुए हैं। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि खुदा का वास्ता है, ये कोई जवाब है कि मुझे पता नहीं था? किस लिए मुंह उठाकर आ गए हैं? आप ऑफिशियल हैसियत में यहाँ खड़े हैं, आपको पता होना चाहिए था कि केसेस लगे हुए हैं। अगर एक दफ़ा भी और ऐसा जवाब दिया तो मैं आपको तौहीन अदालत का नोटिस दे दूंगा। आज समात के दौरान वजारत दिफा के नुमाइंदे ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर अदालती दायरा अख्तियार पर एतराज़ किया, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने वजारत दिफा के नुमाइंदे का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि आप इस अदालत के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर लें। सुप्रीम कोर्ट हमें काम से रोक दे तो अदालत रुक जाएगी। मैं वादे कर रहा हूँ कि अदालत अपने ऑर्डर पर अमल दरामद करवाएगी या अपना काम रोक देगी। हम वज़ीर आज़म को बुलाकर कहते हैं कि हर मिसिंग पर्सन की फैमिली को माहाना 2 लाख रुपए दें। लापता सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहम्मद फ़हीम की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समात के दौरान वकील सफाई ने कहा कि मोहम्मद फ़हीम सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार किया कि आपने इस केस में क्या तफ्तीश की है? रियासत से तनख्वाह ले रहे हैं, ओहदे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन काम कोई नहीं है। UAE से पाकिस्तान भिजवाए गए राशिद बिरोही के लापता होने से मुतालिक दरख्वास्त की समात के दौरान वकील ईमान मजारी ने कहा कि राशिद बिरोही को पाकिस्तान के कहने पर UAE से वापस भेजा गया था। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने सेक्रेटरी दाखिला से रिपोर्ट तलब कर ली और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क देते हुए सवाल किया कि जबरी गुमशुदगी कमीशन ने इस केस में क्या किया है। ईमान मजारी ने बताया कि जबरी गुमशुदगी कमीशन ने राशिद बिरोही की वालदा से कहा कि तुम्हारा बेटा दहशतगर्द है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क दिए कि राशिद बिरोही को पाकिस्तान में किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। वजारत खारजा ने तस्दीक की कि राशिद बिरोही को UAE से पाकिस्तान भेजा गया। वजारत दाखिला, खारजा और दिफा की जिम्मेदारी है कि बताएं कि मिसिंग पर्सन कहाँ है। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद की केसेस की समात मौसम गर्मा की तातीलात के बाद तक के लिए मुलतवी कर दी गई। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।